स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अभी इससे पहले देखिए हमने ये देखिए इसमें ध्यान रखिए बोला गया है आपको, यानी जो NaDH2 है और FADH2 है, ये दो शब्द पहले हम पढ़ चुके हैं, ये आए हैं। इसका मतलब फुल फॉर्म जो है वहाँ पे दिया गया है। आपको एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता है कि FADH2 और NaDH2 का फुल फॉर्म क्या है, बस हमको ध्यान रखना है कि उसका फुल फॉर्म क्या है। ये देखिए NaDH2 का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, नाइट्रोजन से बने हुए घटक होते हैं। तो ये निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स। फिर FADH2 जो होता है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। बस आपको ध्यान में रखना है। इसका काम देखिए, ये प्रत्येक कोशिका में बनने वाले और कोशिका शोषण में सहायता करने वाले दो सहन प्रक्रिया है, सहप्रकीर्णव है। ठीक है, तो ये ऐसे दो घटक है जो कोशिका में बनने वाले और कोशिका शोषण में सहायता करने वाले प्रकीर्णन होते हैं, जो कोशिका को शोषण करने में बहुत अधिक मात्रा में सहायता करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए वहाँ पे क्या किया गया है, जो ATP है कि ATP कौन है उसका परिचय वहाँ पे देखिए दिया गया है। देखिए जो ATP है इसको हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब जो फॉस्फोरस होता है ना, ट्राई मीन्स 3 बार होता है। तो यह ऊर्जा के समृद्ध एक ऐसा अणु है जिसमें फॉस्फेट के देखिए 3 अणु एक दूसरे से जिस बंध द्वारा जुड़ते हैं उन्हीं बंधों में ऊर्जा संग्रहित होती है। तो ध्यान में रखिए जो ATP है ना, जो उसमें 3 फॉस्फोरस के अणु होते हैं, इसके फॉस्फेट के 3 अणु होते हैं, और ये जिस बंध से अंदर जुड़े रहते हैं आपस में ना, जो ये 3 फॉस्फेट जिस अणु से वो बंधे रहते हैं, तो उस अणु में ही क्या होती है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण होती है ना, उसके अंदर संग्रहित होती है। ठीक है ना, उसके अंदर क्या हो जाती है, वो ऊर्जा वहाँ पे संग्रहित होती है। इसलिए जो है ATP को क्या कहा गया है, ऊर्जा का माध्यम, क्योंकि उसी के माध्यम से ऊर्जा क्या होती है, हमारे शरीर में पहुंचती है। वैसे तो तंतु कणिका में ऊर्जा का निर्माण होता है, निर्माण और माध्यम वो दोनों अलग है। माध्यम जो है ATP है और निर्माण जो भंडार होता है वो तंतु कणिका होता है। तो इन ATP के अणुओं का देखिए कोशिका में आवश्यकता अनुसार संग्रह करके रखा जाता है। तो जैसा जिस हिसाब से ATP की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता अनुसार देखिए क्या होता है कि कोशिका में इसका संग्रह करके रखा जाता है। रासायनिक दृष्टि से देखिए ATP यह एडिनोसिन राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना ट्राइफॉस्फेट का एक अणु है, जिसमें एडेनिन यह नाइट्रोजन युक्त अणु है। देखिए जो एडेनिन बनता है ना, वो नाइट्रोजन से बना हुआ पदार्थ है, और राइबोज जिसमें कार्बन 5 हाइड्रोजन 10 और O5 यह पेंटोज शर्करा और 3 फॉस्फेट के अणु होते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार ATP के फॉस्फेट अणुओं के बीच का बंध तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसलिए ATP को ऊर्जा का चलन कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि ऊर्जा का चलन मीन्स करेंसी जिसको बोलते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का व्यवहार चलता है। करेंसी का मतलब क्या होता है कि एक व्यवहार, एक जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का व्यवहार होता है ना, ATP के माध्यम से ही वहाँ पे चलता है। और जो ATP के जो अणु होते हैं उनका जो बंध होता है, तो उस बंध को जो है तोड़कर आपस में जो भी उसका बंध बनता है ना, तो उस बंध को हम तोड़कर क्या कर सकते हैं, हमें जितना ऊर्जा चाहिए, यानी कि जो आपके शरीर में संग्रहित है उसमें से जितना चाहिए उतना हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्योंकि जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा नहीं। उसमें देखिए कुछ यहाँ पे प्रक्रिया दी गई है। देखिए जो एडेनाइन होता है ना, एडेनाइन एंड राइबोस, ये दोनों देखिए जब बनते हैं, मतलब इसमें देखिए ऊर्जा के समृद्ध देखिए वहाँ पे फॉस्फेट बंध, यानी कि देखिए PPP, यानी कि देखिए जो फॉस्फेट है वो 3 बार है, क्योंकि यहाँ पे उसका मतलब देखिए ना बोला गया ATP मीन्स क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मीन्स कितने बार होता है, 3 बार। ट्राई मीन्स प्रयत्न करना नहीं, तो ट्राई का मतलब होता है 3 बार। देखिए यहाँ पे फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, तो ये तीनों अणु का बंध देखिए वहाँ पे किया जाता है। और ये देखिए ये तीनों बंध के ही माध्यम से हमारे शरीर में भोजन करने के बाद में ऊर्जा संग्रहित होती है। देखिए ना यहाँ पे बैटरी का जैसा वहाँ पे फुल बताया गया है जो ATP होता है। और फिर उसके बाद में देखिए क्या हो जाता है कि एडेनाइन जो ADP मीन्स वहाँ पे कितना होता है कि डाइफॉस्फेट मीन्स 2 अणु। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे 2 अणु के साथ में देखिए एक फॉस्फेट का अणु, यानी कि ये राइबोज है और उसमें देखिए दोनों फॉस्फोरस अलग है और एक फॉस्फोरस अलग, मतलब जिसमें से
वहाँ पे ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त होने लगती है। मतलब जो क्रेब चक्र प्रक्रिया वहाँ पे धीरे धीरे चलेगी, तो उसमें से कुछ धीरे धीरे ऊर्जा के अणु वहाँ पे क्या हो जाते हैं, मुक्त होते रहते हैं, जो हमारे शरीर में निर्माण होते हैं और जो अलग अलग अंग शरीर भागों तक पहुँच के हमें वो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से देखिए ये एटीपी होता है जो ऊर्जा का चलन कहा जाता है, यानी कि जो हमारे शरीर में ऊर्जा का व्यवहार होता है केवल और केवल एटीपी के माध्यम से होता है। ऐसा ये एटीपी है। और ये जो NADH2 FADH2 है उसका वहाँ पे फुल फॉर्म वहाँ पे बताया गया है, जो पूछा नहीं जाता है, बस आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए एक छोटा सा ये घटक है भूखमरी। भूखमरी या भूख हड़ताल या उपवास रखा जाता है। भूखमरी भूख हड़ताल भी आपको पता है। तो जब भूखमरी होती है, भूख हड़ताल होती है, उपवास रहता है किसी का, तो वहाँ पे देखिए अभी उस समय में देखिए इंसान जो है, इंसान के अंदर ऊर्जा होती है, तो ये ऊर्जा का निर्माण उस समय में कैसे होता होगा, थोड़ी सी बात अलग है ना, कि वहाँ पे मतलब इंसान जो है उपवास के समय या भूखमरी भूख हड़ताल के समय कुछ खाता पीता तो है नहीं, तो खाता पीता नहीं है तो फिर ऊर्जा का निर्माण फिर वहाँ पे कैसे होता होगा, सोचने वाली बात है ना। इंसान तो मतलब कुछ होता नहीं है, चक्कर वगैरह कुछ आता नहीं है, बस जीवित रहता है मस्त आराम से, तो ये होता कैसे है, तो ये प्रक्रिया होते कैसी है, तो उसके बारे में देखिए बता देता हूँ मैं। टेक्स्ट बुक में भी दिया गया, लेकिन मैं डायग्राम यहाँ पे लेके बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि कार्बोज पदार्थ संग्रह कम होने पर, अभी देखिए आप भूखमरी यानी कि आप उपवास रखे हैं, यानी कि आपके शरीर में कार्बोज पदार्थ नहीं है, अनाज वगैरह दाल चावल रोटी जो भी हम खाते हैं तो उसमें कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो खाने के बाद में कैसा होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा संग्रहित होती है और जिसका उपयोग हम दिन भर जो भी है करते हैं। बट आपने खाना नहीं खाया है, आज आपका उपवास है, आज आप भूख हड़ताल पे है, आज भूखमरी पे है आप लोग, तो फिर क्या होगा, यानी कि सबसे पहले तो क्या हो गया कि आपके शरीर में जो कार्बोज पदार्थों का संग्रह है वो कम हो चुका है। क्या हो गया है, ये जो कार्बोज पदार्थ है ना उसका संग्रह जो आपका क्या हो चुका है, कम हो चुका है। मतलब जो कार्बोज संग्रह का जो संग्रह खत्म हो चुका है, तब क्या करेंगे, तब उस समय में देखिए हमारे शरीर के अंदर से स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन, हमारे शरीर से देखिए क्या होता है, स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन, इन दोनों अणु का वहाँ पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना है, स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन, ये स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन, ये दो अणु का देखिए वहाँ पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो होता क्या है, ये जो स्निग्ध पदार्थ होता है ना, स्निग्ध पदार्थ का देखिए स्निग्ध अम्ल में रूपांतर होता है और प्रोटीन का देखिए अमीनो अम्ल में, मतलब ये जो दोनों पदार्थ है ना, दोनों घटक, इसका दोनों का अम्ल में रूपांतर होता है। एक का क्या है कि स्निग्ध अम्ल में हो गया और दूसरा प्रोटीन का कहाँ पे हो गया, अमीनो अम्ल। अब ये जब दोनों का वहाँ पे रूपांतर होता है ना, तो ये जो अम्ल होता है, ये जो एसिड होता है ना, उसका रूपांतर देखिए एसिटिल को एंजाइम में होता है। ये दोनों पदार्थ का रूपांतर किस में होता है, एसिटिल को एंजाइम ए में उसका रूपांतर होता है। तब उसके बाद में जब ये एसिटिल को एंजाइम में रूपांतरित होता है, तब वहाँ पे क्रेब चक्र प्रक्रिया चलाई जाती है और क्रेब चक्र प्रक्रिया चलाने के बाद में ये कहाँ पहुँच जाता है, तंतुकनिका में। और जब तंतुकनिका में पहुँच जाता है तो ये तंतुकनिका में धीरे धीरे वो प्रक्रिया कंप्लीट होने लगती है और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में सबसे लास्ट में जो है हमारे शरीर में वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। तब उस तरह से देखिए जब भूखमरी भूख हड़ताल जब उपवास रहता है, तब इस समय ऐसी इस प्रकार की प्रक्रिया होकर हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी क्या होगा, सबसे पहले तो कार्बोज पदार्थ का संग्रह कम हो गया, इसलिए हमारे शरीर से स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्निग्ध पदार्थ का स्निग्ध अम्ल में रूपांतर होगा और प्रोटीन का जो है अमीनो अम्ल में रूपांतर होगा। तो दोनों का वहाँ पे एसिटिल को एंजाइम में रूपांतर होता है। फिर उसके बाद में वो क्रेब प्रक्रिया चलती है। तो क्रेब प्रक्रिया चलती है वो कहाँ पे, तंतुकनिका में, क्योंकि वो ऊर्जा का भंडार होता है और ऊर्जा निर्माण करने वाला एक कोशिका है, बराबर। तो तंतुकनिका में जब होगा तब वहाँ पे सबसे लास्ट में फिर क्या होगा, वहाँ पे एक ऊर्जा का निर्माण होता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का भी निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है कि ऊर्जा निर्माण करते समय कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये हर बार बताने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
तो इस तरह से देखिए ये भूखमरी, भूख हड़ताल, उपवास रखते समय इस तरह की हमारे शरीर में प्रक्रिया होती है और उसके बाद में जो भी रहता है, पर जो भी इंसान रहता है उस इंसान को क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो है हम लोग देखिए आज हम ये भूखमरी, एटीपी क्या होता है, NADH2 क्या होता है, FADH2 क्या होता है, ये एडेनाइन डाइफॉस्फेट और एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखना है ये तीनों जो ऊर्जा के साधन हैं, यानी कि जो फॉस्फेट के जो 3 अणु होते हैं जो ATP के माध्यम से हमारे शरीर में तैयार होते हैं, फिर जाके आगे कुछ प्रक्रिया होने के बाद में वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अभी इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट रहेगा उससे संबंधित, तब आप लोग जो है मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं समझा तो पूछना है, बाकी ऐसा कोई भी ऐसा अलग सा सवाल आपको नहीं पूछना है। ठीक है स्टूडेंट्स।